गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। जैसा कि हमारा एक टेस्ट रहता है मिश्रित और दूसरा जो रहता है जो हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है, ठीक है, उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी जो है कुछ महीनों में आने वाली है, तो प्रिपरेशन करते रहिएगा और इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट पीसीएस वाले, वो भी इसके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहेगा, क्योंकि जीएस और करंट नेशनल और इंटरनेशनल एक ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो 2023 के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, मई 2022 में रेल मंत्री ने स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने हेतु किस आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। क्या है इसका आंसर? हाइपरलूप। देखिए हवाई जहाज की रफ्तार से हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की मदद से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सामान और लोगों को दोनों को जो है लाया ले जाया जा सकता है। इसकी स्पीड, तो आईआईटी मद्रास जो है इसका सही आंसर है, सी है इसका आंसर। तो मई 2022 में रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने हेतु आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की घोषणा की है। मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी संस्थान की मदद करेगा। हाइपरलूप की बात करें तो हाइपरलूप एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें कम दबाव वाली ट्यूब में चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक। इसकी सहायता से सामान या माल को और लोगों को हवाई जहाज जितनी गति से जो है ले जाया जा सकता है और कम ऊर्जा की आवश्यकता, और भारत को कार्बन तटस्थ बनाने में यह तकनीक महत्वपूर्ण होगी। वर्ष 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी में जो है अपनी रुचि व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। थायराइड ग्लैंड जो है गर्दन में स्थित तितली के आकार की एक ग्रंथि है और प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसको बोलते हैं किसी प्रश्न को स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से जोड़ देना, ठीक है। यह है आधार बेस्ड जानकारी और यह है करंट की न्यूज़। तो 25 मई को हर साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। तो अभी हाल ही में 25 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व थायराइड दिवस मनाया गया, वर्ल्ड थायराइड डे। उद्देश्य क्या है? थायराइड रोगों के प्रसार के बारे में एवं इसके उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। यह जो दिवस है पहली बार वर्ष 2008 में संयुक्त रूप से शुरू किया गया था कुछ संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन, एशिया ओशनिया थायराइड सोसाइटी और लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से। देखिए थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है और यह गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन्स शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। तो 9 मई 2022 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की सीएम, उनको बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया, जो कि 19 मई 2022 को थी, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सूचना और संस्कृति विभाग द्वारा, और वो कार्यक्रम था कवि प्रणम कार्यक्रम में। वाल्मीकि रामायण किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचनाएं इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतू आशिका, ठीक है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है और वाल्मीकि रामायण जो है वो भी राजशेखर की ही रचना है, ठीक है।
ए है इसका आंसर। तो वाल्मीकि रामायण हो गई, काव्य मीमांसा हो गई, कर्पूर मंजरी हो गई, भुवन कोश, ठीक है, विद्वशाल भंजिका, ये सभी राजशेखर की रचनाएं हैं। पंचतंत्र की पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, और भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र, या नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। खजाइनुल फुतू बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछी जाती है। आशिका भी कई बार पूछा समीक्षा अधिकारी में इसको, ठीक है। अमीर खुसरो है इसके रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 5 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए ये हैं वेद, ये हैं उपनिषद, ठीक है, कीजिए मिलान का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से ही है, तो 4 का 4 ही हो गया, ठीक है, मतलब डी का 4 हो गया। सामवेद, छांदोग्य उपनिषद ये भी सुमेलित है, तो सी का 3 हो गया। यजुर्वेद, कठोपनिषद ये भी सही है, ऋग्वेद, ऐत्रेय ये भी सही है। तो सुमेलित हैं ऑलरेडी ये सारे के सारे। 1 2 3 4 ढूंढना अपने को, 1 2 3 4 सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। पृथ्वी पर प्रतिदिन समय अंतराल पर ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन किस समय अंतराल पर ज्वार उत्पन्न होता है? 10 घंटे 26 मिनट में, 12 घंटे में, 12 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 12 घंटे 26 मिनट। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए 24 घंटे में जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार आता है भाटा। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताने की करेक्ट कौन सा होगा। जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तो भी महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं, केवल एक ही बात करेक्ट है? ये दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है और उसे युति की दशा कहा जाता है, ज्योग्राफी का टर्म है हिंदी में। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तो भी महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इसे जो है वियुति की दशा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसके विपरीत एक है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जो है, या परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, और इस स्थिति को बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखिए, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। सूर्य के शेष बचे भाग को जो है क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और सूर्य का कोरोना वाला जो भाग है अत्यधिक तेजी से चमकने लगता है, जिसे हीरक वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरक वलय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ये साइंस का प्रश्न आ गया, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बड़ा कंफ्यूजिंग पेयर रहते हैं ये विटामिन बी वाले। विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक जो केमिकल नेम का पेयर है बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ए हो जाता है रेटिनॉल, सी हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल हो जाता है, ई टोकोफेरॉल हो जाता है, और के फ्लोक्विनोन हो जाता है। लेकिन गाड़ी कहाँ अटकती है? विटामिन B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9 और B12 में। चलिए मैच करिए। विटामिन और ये है उनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम। इनको अंग्रेजी में ही पढ़ना ज़्यादा सही है, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकता था मैं, लेकिन आसानी है इंग्लिश में भी। तो विटामिन B5 के सामने लिखा है पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 के सामने लिखा है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 के सामने बायोटिन। विटामिन B9 के सामने फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 के सामने लिखा है साइनोकोबालामिन। बताइए कौन सा उसमें लिखा है। देखिए विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है, जो रासायनिक नाम होता है, वो पेंटोथेनिक एसिड ही होता है, करेक्ट है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन सही है। विटामिन B7 बायोटिन सही है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड सही है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन सही है। तो सारे के सारे ये ऑलरेडी सुमेलित हैं। तो 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 5। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह है विटामिन, यह है रासायनिक नाम। तो 5 6 7 9 12 हो गए। ए भी इम्पोर्टेंट है, 2 भी इम्पोर्टेंट है, 3 भी। विटामिन B1 क्या है? थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 नियासिन है। तो शुरू के 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्रम में याद करने के चक्कर में थायमिन नियासिन दूसरे पर कर देते हैं, जबकि दूसरे पर राइबोफ्लेविन है। मतलब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B1 थायमिन। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन है। विटामिन B9 है फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन। 10वां प्रश्न ये पॉलिटी का आ गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया? कौन सा है ये? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अभी 12 तारीख को भी तो पूछा गया था, किसी एक ऑप्शन में था ये। तो वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। 11वां प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है ये भी। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना निहित है। प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में, नीति निश्चक सिद्धांतों में, उनमें से कोई भी नहीं। DPSP में है ये, नीति निश्चक सिद्धांतों में, ठीक है। अनुच्छेद C है, मतलब विकल्प C है इसका आंसर। और ये आर्टिकल है, आर्टिकल 45। तो अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये निहित है इसमें। और भारतीय संविधान के नीति निश्चक सिद्धांतों यानी DPSP का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और DPSP अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में निहित है, यानी अपने राज्य के नीति निश्चक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में निहित है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार हैं, याद रखिएगा। डेट्रॉइट नगर किस लिए प्रसिद्ध है? जहाजरानी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, वायुयान के लिए, सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए। तो डेट्रॉइट अमेरिका के ऑटोमोबाइल उद्योग के केंद्र के कारण प्रसिद्ध है। और इसमें जो है बिग 3 ऑटो निर्माता हैं। कौन कौन से हैं वो? जनरल मोटर्स और पायव और तीसरे है फिएट क्रिसलर। भारत के परिदृश्य में बात करें तो भारत का जो चेन्नई है उसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यहाँ फोर्ड, hyundai, निसान, रॉयल एनफील्ड आदि जैसे प्रमुख कार निर्माता कंपनियों के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधाओं का केंद्र है चेन्नई। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में सबसे अधिकतम देश हैं? अधिकतम देश इनमें किसमें बताइए? एशिया या अफ्रीका? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो एशिया में 48 देश हैं, यूरोप में 44 देश हैं, और दक्षिण अमेरिका में 14 देश हैं, और सबसे ज़्यादा अफ्रीका में देश हैं। और एशिया जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद जो है वो अफ्रीका है। 13वां प्रश्न है, इराक में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है इनमें से? किर्गिज, टाटर, कुर्द, मंगोल। देखिए जो कुर्द है वो 20 से 26% की आबादी बनाता है इराक की, तो कुर्द हो जाएगा इसका आंसर। तो कुर्द इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी इराक में 20 से 26% है। नंबर 14 पर आ जाइए। अभी हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया है ये।
ठीक है, गोवा में। नंबर 15 है, हाल ही में कौन सा गांव भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? ये पोचमपल्ली गांव है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, और इस गांव में इकत नामक साड़ी निर्माण शैली जो है बहुत प्रसिद्ध है, इकत। नंबर 16 पर आ जाइए, कितनी धनराशि देकर अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है? 44 बिलियन डॉलर। ठीक है, 44 बिलियन डॉलर है। नंबर 17 पर आ जाइए, हाल ही में इंटरपोल ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? अपना नया अध्यक्ष चुना है इंटरपोल ने, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इसको बोलते हैं, अहमद नसीर अल रायशी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन निकाय इंटरपोल ने इस्तांबुल में हुई अपनी वार्षिक आम सभा में संयुक्त अरब अमीरात के विवादित अधिकारी मेजर जनरल अहमद नसीर अल रायसी को अपना नया अध्यक्ष चुना है। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए जो है एशिया से प्रतिनिधि चुना गया है। भारत के हैं ये, और इंटरपोल के हेडक्वार्टर की बात करें तो लियो फ्रांस में है। नंबर 18 पर अजय, हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल को नया प्रमुख यूनिसेफ का बनाया गया है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, अभी हाल ही में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप या जहाज का क्या नाम है? ठीक है, ये प्रश्न करा चुके हैं हम। मेफ्लावर 400 नाम है इसका, सी है इसका आंसर। तो मेफ्लावर 400 जो है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है या जहाज है, और इस जहाज की लंबाई 15 मीटर है और इसका जो वजन है वो 9 टन का है। कार्य क्या है इसका? समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करना। 20वां प्रश्न है, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? एलॉन मस्क को। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली रूप से कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुनेई में। तो देखिए, 28 अक्टूबर 2021 को 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली आयोजित हुआ। यह सम्मेलन ब्रुनेई दारुसलाम की मेजबानी में हुआ, और आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इस सम्मेलन की एक थीम भी थी, वो थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। क्वाड का पूर्ण रूप क्या होगा भाई? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, क्वाड्रिलेटरल सोसाइटी डेवलपमेंट, क्वार्टर अर्बन अगेंस्ट डेवलपमेंट, या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यही है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड में देश कौन कौन से शामिल हैं अगर पूछ ले तो? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत। नंबर 24 पर आ जाइए, 13वें वृक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली माध्यम से 13वें वृक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और वृक्ष में देश कौन कौन से? ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका। 25वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? किसने की? इटली ने। नंबर 27 है, हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप जो है खोजा गया है, उसका नाम है यूरेनियम 214। किस देश ने खोजा है? किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है ये। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली का स्थान लिया है शेर बहादुर देउवा ने। तो शेर बहादुर देउवा ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का स्थान लिया है। तो नए प्रधानमंत्री कौन? शेर बहादुर देउवा। 29वां प्रश्न है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? नफ्ताली बेनेट।
ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? 47वां G7 शिखर सम्मेलन किया गया ग्रेट ब्रिटेन। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर है। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। और हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को शामिल किया है ब्लैक लिस्ट में। कौन सा गलत है इसमें? 23वें प्रधानमंत्री हैं ये शहबाज शरीफ, जिन्होंने स्थान लिया नवाज शरीफ का। सही है। एल सल्वाडोर ही है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश। और G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ग्रेट ब्रिटेन में, ये भी सही है। लेकिन हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, ना कि ब्लैक लिस्ट में। तो ये डेली वाला अपना करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जी के मिक्स प्रश्न था, टेस्ट था जो हर दिन प्रोवाइड होगा पहला। उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हम जो है सीक्वेंस से चलेंगे। जैसे हम 6 क्लास की NCERT ज्योग्राफी की उसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। 25 उसमें हम कवर करा चुके हैं, तो 26 से नेक्स्ट टेस्ट होगा। धन्यवाद।